हेलो बच्चों। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो है अपना थर्मोडायनामिक्स और अपना केटीजी अच्छे से समाप्त हो चुका है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में टोटल अपने कितने सब टॉपिक्स हैं, मे भी रुकिए जरा, वो वाली स्लाइड नहीं है यहाँ पर बच्चों। इस चैप्टर में टोटल अपने 15 सब टॉपिक्स है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको लेके जाऊंगा कम से कम यहाँ 8 से 9 लेक्चर्स लेंगे अपने ओवरऑल। ठीक है, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। इंपॉर्टेंट है और इसका इमेजिनेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इमेजिन तो हो कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि केमिस्ट्री में आपका थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट हो गया, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अगर वो आपको आता होगा तो मे भी शायद ये आपको इमेजिन करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों अपनी सिस्टम की। हम लोग एक सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम मैं यहाँ पे आपके लिए निकाल लेता हूं। देखिए, चलिए, ये सिस्टम कैसा बच्चे टाइप का सिलेंडर है अपने लिए। ठीक है, सिलेंडर है ये एक। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ गैस भर रखी है यहां तक। ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस भर रखी है। देखिए, इसके अंदर क्या है बच्चों, कुछ गैस है और इस गैस का अपना खुद का कुछ तो प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक है, और अपने सिस्टम में केमिस्ट्री में आपने यहाँ पर एक पिस्टन भी देखा होगा, लगा दिया तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एवरीथिंग अराउंड एंड एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, सिस्टम को छोड़ के आसपास जो भी कुछ होगा वो अपना क्या होगा, सराउंडिंग होगा। सिस्टम को छोड़ के जो भी कुछ अपना होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा अपना सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, 1 2 एंड 3। सबसे पहले आता है अपना ओपन सिस्टम बच्चों। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ओपन सिस्टम में से मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। हाँ या ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि ओपन सिस्टम में से मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है बच्चों, क्लोज सिस्टम में से बच्चों मास तो एक्सचेंज नहीं होता बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, क्लोज सिस्टम में क्या होता है बच्चों, मास एक्सचेंज नहीं होता बट एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। समझ गए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। ठीक है बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बच्चों, ना ही मास एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। क्लियर है इतना आपको। आइए अब देखिए, बाउंड्रीज भी यहाँ पे अपने पास 2 टाइप्स की हैं। थ्रू बाउंड्रीज मास कांट बी इंटरचेंज। डेफिनेटली बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, इनके बीच में एक बाउंड्री है, इनके बीच में एक बाउंड्री और मैंने 2 गैस रख दी है, एक H2 और एक O2। ठीक है, अब एक बात आप लोग मुझे ये बताइए मेरे प्यारे बुलबुलो, ध्यान से देखना कि इनके बीच में तो बाउंड्री लगी है, हाँ या ना, इनके बीच में क्या लगी है प्यारे बच्चों, इनके बीच में तो बाउंड्री लगी है। अब डेफिनेटली मास तो एक्सचेंज नहीं होने वाला दिख रहा है मुझे क्योंकि बीच में बाउंड्री है, बट हीट एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करता है बाउंड्री कौन सा है, बाउंड्री की क्वालिटी क्या है, बाउंड्री किस टाइप का है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बाउंड्री 2 टाइप का है, एक है एडियाबाटिक और एक है डायथर्मल। तो ध्यान से देखना कि अगर बाउंड्री एडियाबाटिक है तो हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर बाउंड्री डायथर्मल है बच्चों तो हीट एक्सचेंज हो जाएगा। समझ गए। तो बाउंड्री कितने टाइप की होती है प्यारे बच्चों अपनों, एक होता है अपने पास एडियाबाटिक बाउंड्री, ठीक है, एक होता है एडियाबाटिक बाउंड्री और एक होता है अपने पास डायथर्मल बाउंड्री। ये सब आपको लिख के लेना है अपने नोट्स में, नोट्स बना के रखना है। ठीक है, चलिए, हालांकि इसकी पीडीएफ तो आपको अब मिल ही जाएगी, इस केटीजी की सारी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल गई थी, सेम एज इट इज। अब देखिए इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। इफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम इज नॉट इन प्रोसेस दैट इज देयर टेम्परेचर इज सेम देन टू सिस्टम
then two system are said to be in thermal equilibrium. It is not equation, it is an equilibrium. 2 मिनट जरा, it is equilibrium. इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर दो सिस्टम रखे गए, सिस्टम 1 एंड 2, और अगर उनके बीच में, मेरे प्यारे बच्चों, उनके बीच में अगर क्या हो रहा है, एनर्जी का कुछ लेन देन नहीं हो रहा है, ना ही कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, ना ही कोई एमिट कर रहा है, मतलब ना ही कोई हीट निकाल रहा है, ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब क्या होगा बच्चों कि उनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा डेफिनेटली। यही हमने केटीजी में भी देखा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का अगर टेम्परेचर सेम है तो उनके एब्जॉर्प्शन और एमिशन का रेट क्या होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, वो इक्वल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको लिख के लेना है, इंपॉर्टेंट है फॉर द 1 मार्क्स। द स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड, रिमेंबर दिस। में ये नया डेफिनेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक का, ठीक है, दोनों एक ही बात है। टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे डू नॉट ट्रांसफर हीट बिटवीन ईच अदर। अगर कांटेक्ट में भी रखते हो बट हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे, सपोज करो कि एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, आपने दोनों को एक साथ चिपका के रख दिया। अब दोनों में टेम्परेचर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। जब तक उनमें टेम्परेचर एक्सचेंज होता रहेगा, कब तक, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होता। और टेम्परेचर सेम होने के बाद मैं उनको क्या बोलूंगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल दूंगा। आइए अब आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, भी शायद ये आपके केमिस्ट्री में नहीं होगा प्यारे बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है ये, if two system are in thermal equilibrium with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other। समझा ये आपको, नहीं समझा होगा, ठीक है, समझ सकता हूं। देखो जीरोथ लॉ जो है ना, वो फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ बन गया, सेकंड लॉ बन गया, उसके बाद में थर्ड लॉ, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड बन गया, उसके बाद में एक लॉ और आया। अब हालांकि उसको नाम थर्ड लॉ दे सकते थे, लेकिन उसके जो स्टेटमेंट थे वो फर्स्ट लॉ के भी पहले वाले थे, मतलब कि एकदम बेसिक सा था, तो इसलिए उसका नाम रखा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सब आपके टेक्स्ट बुक का ही है बच्चों, यहाँ पर मैंने सेम एज इट इज वैसा ही लिखा है, बट हम थोड़ा समझेंगे अपने वाले मेथड से, ठीक है, हम थोड़ा समझेंगे अपने वाले मेथड से। ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए ये दोनों सिस्टम है ए और बी, इनको मैंने एक तीसरे सिस्टम के साथ में रखा हुआ है बच्चों। ये जो यहाँ पे सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, ये है एडियाबाटिक, ठीक है, ये क्या है, ये है एडियाबाटिक वॉल, ठीक है, ये है एडियाबाटिक वॉल। तो इन दोनों के बीच में तो अब हीट ट्रांसफर होने जरा, मास तो वैसे ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि बाउंड्री लगा हुआ है। ये एडियाबाटिक और ये है डायाथर्मल, ठीक है, ये है डायथर्मल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में तो हीट ट्रांसफर होने से रहा, तो अब क्या होगा प्यारे बुलबुलो, ध्यान से देखना कि इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन इसके और इसके बीच में तो होगा ना। तो ए और सी के बीच में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, और कुछ देर के बाद में टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में नहीं होगा, लेकिन बी और सी के बीच में तो होगा हीट ट्रांसफर। तो कुछ देर के बाद में और टीबी का टेम्परेचर भी टीसी के बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता भाई साहब, तो टीए का टेम्परेचर भी तो टीबी के बराबर ही होगा। जब टीए टीसी के बराबर है, टीबी भी टीसी के बराबर है, तो टीए और टीबी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही बात तो ये भी बोल रहा है, इफ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। चलिए देखिए, the zeroth law of thermodynamics states that the system in thermal equilibrium are at the same temperature। सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। समझ गए, इतना लिख के लेना ही आप सबको मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए, लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए अब यहां पर वर्क बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में आप वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, वर्क डन कैसे निकालना है वो सीखेंगे, और बहुत सारे इक्वेशंस हमको आगे मिलने वाले हैं।
तो थर्मोडायनेमिक्स मान के चलिए अपना एक इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर बच्चों। और दबा के सवाल मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं, मतलब कि देखिए बच्चों सवालों की कोई लिमिट ही नहीं है, समझ गए। कम से कम मान के चलिए बच्चों कि इस बार आपके स्लाइड्स में थर्मोडायनामिक्स में सवाल और ग्राफ्स भर भर के रहेंगे, भर भर के रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए कितनी स्लाइड्स यहाँ पे अपनी बन चुकी है, 81 के आसपास बच्चों अपनी स्लाइड्स यहाँ पर बन चुकी है, समझ गए। सवाल एकदम दबा के मिलने वाला, और इतने सवाल ना बच्चों कि सीटी के साल आपको लगेंगे यार अभी आया उखाड़ के फेंक दो इसको। चलिए देखिए यहाँ पर वर्क डन क्या बच्चों, डिपेंड्स अपॉन द पाथ एंड डज नॉट यूज टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ गैस। स्टेट ऑफ अ गैस को डिफाइन नहीं करता कि गैस की स्टेट में है, ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन। ठीक है, अब आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ के रखा है मेरे प्यारे बच्चों वो है वर्क डन ऑन अ गैस, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा है वहां पे। ठीक है, केमिस्ट्री वाला थोड़ा आप लोग रिमेंबर करो। ठीक है, वर्क डन ऑन अ गैस, बट यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन बाय गैस। तो यहां पे जो अपना वर्क डन है बच्चों वहां पे आपका होता है निगेटिव, यहां पे हमारा होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे हम लोग गैस के वर्क डन की बात कर रहे हैं और वहां पे गैस पे वर्क डन हो रहा था। ठीक है, चलिए आइए यहां पर, चलिए मानिए कि मैंने एक यहां पे कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया हुआ है। चलिए अबे ये क्या हो रहा है इसको, तो ये अपना कंटेनर है। चलिए ये अपना क्या, ये अपना क्या प्यारे बच्चों, अपना एक ये कंटेनर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं चाहिए, तो इसको भी हम लोग सिलेंड्रिकल सरफेस ही दे देते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, सपोज कीजिए कि इस कंटेनर में यहां तक एक गैस भरी हुई है। सपोज कीजिए इस कंटेनर में यहां तक एक कोई तो गैस भरी हुई है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर गैस है, ये जो यहाँ पर गैस है इसका अपना ही प्रेशर है, अपना ही वॉल्यूम है और अपना ही एक सर्टन टेम्परेचर भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एक अपना ही प्रेशर है और अपना ही वॉल्यूम है और अपना ही टेम्परेचर है। चलो आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बाहर की ओर से यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, समझ गया। अब एक बात बताइए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि जब इसके ऊपर यहां से मैं, और इसका एरिया ए है, ठीक है, इसके ऊपर जब यहां से मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो क्या गैस फोर्स नहीं लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। भैया गैस भी फोर्स लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ गैस भी फोर्स लगाएगा। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, फोर्स अप्लाइड बाय गैस, फोर्स अप्लाइड बाय गैस। अब ध्यान देना, जब गैस फोर्स लगाएगा तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये सेकंड स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप में ये जो अपना कंटेनर है ये थोड़ा सा 2 मिनट, ये जो एरिया ये बन नहीं जाएगा। 2 मिनट यार, लग रहा बन नहीं रहा है, ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो क्या ये पिस्टन आगे नहीं घसक जाएगा, बिल्कुल घसक ही जाएगा ये आगे। ठीक है, ये आगे घसक ही जाएगा। और अगर ये आगे आता है, और अगर ये आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आपको कुछ दिख नहीं रहा है मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। मैं मान के चलता हूं कि इसने यहां पर dx डिस्प्लेसमेंट आगे इसने ट्रेवल किया है, डायरेक्शन आप ये बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए आइए, अब एक बात बताइए बच्चों कि मैं यहाँ पे अगर वर्क डन लिखना चाहूं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय गैस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड बाय गैस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय गैस। ठीक है, हाँ या ना। अब ध्यान से देखिए, गैस का अपना प्रेशर है, अपना वॉल्यूम है, अपना टेम्परेचर है, तो एक प्रेशर का फॉर्मूला तो मेरे पास भी होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन गैस, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स ऑफ गैस अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स ऑफ गैस क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे को मिल जाता है प्रेशर इनटू एरिया। रख दो यार यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया
डॉट dx। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ये है dw। अब एरिया इंटू dx मेरे प्यारे भाई, जब गैस ने वर्क डन लगाया है। अब एक बात यहां पे कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। सपोज कीजिए बच्चों, मैंने बोला दोनों तो इक्वल है, तो गैस ने ओवरटेक कैसे कर लिया। सपोज कीजिए कि ये मैंने हाथ पे पेन रखा है अपने, ठीक है, इसके ऊपर नीचे से mg फोर्स लग रहा है, ऊपर से मेरा हाथ इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, ये बैलेंस है। सपोज कीजिए कि धीरे 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 बहुत स्लो रेट से, इतना स्लो कि हमको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन ये पेन नीचे जा रहा है, ठीक है, ये पेन क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। इसी वजह से ये गैस क्या हो रहा है, ओवरटेक कर रहा है। या फिर मान सकते हो कि गैस ने पिस्टन को पीछे ढकेल दिया और डीएक्स डिस्प्लेसमेंट चल लिया। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इसने जितना एरिया ये आगे आया है बच्चों, ये पिस्टन का एरिया है, और ये जितना आगे आया है गैस भी तो इंक्रीज है, मतलब गैस की वॉल्यूम बढ़ी है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा होगा चेंज इन वॉल्यूम डीवी के बराबर। तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों, ये मेरा बन गया डी डब्ल्यू। क्या बन गया मेरे प्यारे भाई, ये मेरा बन गया डी डब्ल्यू। आइए अब वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए दोनों, डेफिनेटली मेरे को पूरा वर्क डन चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। देखिए यहां पर अब तक हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया नहीं है, ठीक है, हमने अब तक प्रेशर वगैरह कुछ भी कांस्टेंट माना नहीं है। बट ठीक भी, एक काम कीजिए, मैं मान लेता हूं यहाँ पे प्रेशर मेरा क्या है, कांस्टेंट है। आगे मैं वेरिएबल भी लूंगा, डरना मत यहाँ पर कि सर आपने कांस्टेंट क्यों लिया। मैं दोनों केस लेके दिखाऊंगा, प्रेशर कांस्टेंट वाला भी और वेरिएबल वाला भी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रेशर इंटू डीवी मेरे को मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। देखिए ध्यान से देखिए आप, जब इनिशियल वॉल्यूम पे था, ये इनिशियल मतलब ये वाला कंडीशन, ठीक है, तब वर्क डन 0 था, कुछ भी नहीं हुआ था। जब ये फाइनल वॉल्यूम पे आया, मतलब इंक्रीज हो गया फाइनल वॉल्यूम पे, ठीक है, या फिर V1 V2 ले लो, ठीक है, ये ठीक है। चलिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कुछ तो वर्क डन W हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो भाई W मिल जाएगा। इसका क्या मिल जाएगा, P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल और P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर हो गया इतना आपको, कोई दिक्कत है बच्चों, क्या हो गया ये, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पर दो केसेस कौन से बनते हैं। अब अपने मान के चलिए एक स्पेशल केस आपका यहाँ बनने वाला है कि अगर एक्सपांशन का केस हुआ, ठीक है, अगर एक्सपांड हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, दो केस पॉसिबल है, क्योंकि पिंक रंग दिख नहीं रहा है सिस्टम में। चलिए एक्सपांशन मान लेते हैं, चलिए मान के चलिए कि एक्सपांशन वाला केस है, ठीक है। अगर एक्सपांशन वाला केस होगा बच्चों, अगर एक्सपांशन वाला केस होगा अपने पास, तो V फाइनल बड़ा होगा V इनिशियल से, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो डेल्टा V क्या होगा मेरा बच्चों, V2 माइनस V1 होगा। और ध्यान देना कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर डेल्टा V पॉजिटिव हुआ, P तो है पहले से, डेल्टा V पॉजिटिव, तो पूरा वर्कडन क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा वर्कडन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव वर्कडन, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा मेरे प्यारे भाई, इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। क्या मैं इसको बोलूंगा बच्चों, पॉजिटिव वर्क डन मैं इसको बोलूंगा। और एक बात और आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, अगर ये कंप्रेशन वाला केस हुआ, ठीक है, मतलब गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम था बट गैस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, इसका वॉल्यूम हो गया कम, मींस V2 इज लेस देन V1। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, V1 तो नेगेटिव होगा मेरा, क्योंकि अब V1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, V2 इज लेस देन V1। V1 बड़ा होगा V2 से, ऐसा रखते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर डेल्टा V क्या मिल जाएगा मेरे को मेरे प्यारे भाई, ये मेरे को मिल जाएगा, ये तो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, बट इनिशियल तो मेरा माइनस में बच्चों, तो ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव होता है तो इसकी वजह से W भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये मेरा होगा बच्चों वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव कब होगा बच्चों, ये कंप्रेस कब होगा, जब फोर्स एक्सटर्नली होगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूं
इसको मैं बोल सकता हूं वर्क डन बाय गैस, ठीक है। और ये जो अपना निगेटिव वर्क डन मेरे को मिला है बच्चों, निगेटिव वर्क डन, इसको मैं बोल सकता हूं वर्क डन ऑन गैस, ठीक है बच्चों, वर्क डन ऑन गैस। समझ गए इतना? कोई दिक्कत आपको इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है? चलिए आइए अब देखिए, सपोज कीजिए जो मेरा प्रेशर है मेरे प्यारे भाई, अपना जो प्रेशर है, ये प्रेशर तो दो चीजों में पॉसिबल है ना। प्रेशर या तो अपना कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा, बस अब उसको वही मान लेना है। तो मान लेते हैं यार, दोनों केस में देख लेते हैं कि कौन सा पॉसिबल है और उस केस में चीजें क्या आएंगी, ठीक है। अगर प्रेशर अपना कांस्टेंट होता है, ठीक है, अगर प्रेशर अपना कांस्टेंट होता है तो ये आप ध्यान में रखना कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी होता है। तो यहां भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए अब, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये अपने को क्या मिल जाएगा, प्रेशर बाहर है तो ये बन जाएगा डीवी। आप इसको लिख सकते हो डेल्टा वी, अभी मैंने पीछे प्रूफ दिखाया, ठीक है। तो पी डेल्टा वी यहाँ पे सीधा मिल जाएगा। और क्या लिख सकते हो, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये अपना वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। चलिए आगे देखें कि अगर ये वेरिएबल हुआ, कि अगर ये वेरिएबल हुआ तो क्या बात होगी मेरे प्यारे भाई। अगर ये वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, यहां पर अब ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, यहां पर अब ये बाहर नहीं आएगा। अब इसको आपको ऐसे ही रखना होगा, V1 से V2 तक पी डी वी, और ये आपका बन जाएगा वर्क डन। समझ गए? अब वहां पे आपको P का एक इक्वेशन फॉर्म दिया होगा V के टर्म्स में, जिससे क्या होगा बच्चों, ये इंटीग्रेट होगा। समझ गए? ये कांस्टेंट होगा तो ये, वेरिएबल होगा तो ये, और ज्यादातर मान के चलिए कि आपको कांस्टेंट वाला ही रखना होगा, P इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये बहुत कम मिलने वाला है आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ गए हो? चलिए अब आइए बच्चों, हम लोग अपने अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अपने अब अगले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। ये है अपना इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है बच्चों, ये है अपना इंडिकेटर डायग्राम। चलिए ये अपना इंडिकेटर डायग्राम है। एक चीज मैं आपको पहले यहाँ पे सिखा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप और एरिया आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मे भी शायद अगर आपको ग्राफ न रिवाइज हो तो मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हो आप, हमारे तो बाउंस जा रहा है, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर कोई आपसे कहे कि भाई मुझे बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, कुछ नहीं करना बच्चों, y और x एक्सिस को डिफरेंशिएट करके लिख दो dy बाई डी एक्स, या फिर छोटे में एक्सप्लेन कर दो मेरे प्यारे भाई, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ले लो, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा, y dy पैरेलल टू y एक्सिस, और ये छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये स्लोप को मैं मेरे प्यारे भाइयों, इसको मैं mb बोल सकता हूं और टेन थीटा भी बोलता हूँ, क्योंकि टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेरा बन जाता है dy बाई dx। मतलब समझ गए? अगर स्लोप पूछा है तो कुछ नहीं करना है, dy अपॉन dx कर देना है। मतलब y को भी डिफरेंशिएट और x को भी d लगा कर रख दो। सिंपल सा बेसिक मतलब यही है आपके लिए फिलहाल, अगर आपको स्लोप वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो। और अगर पता है बच्चों तो मैंने बेसिक मैथ्स के अंदर ग्राफ का एक सेक्शन लिया हुआ है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख डालो, पूरा पूरा देख डालो, ग्राफ से एकदम आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, मैं सेम ग्राफ लेता हूं मेरे प्यारे भाइयों, मैं सेम ग्राफ लेता हूं, ध्यान से देखना। अब सेम ग्राफ में मैं आपको क्या पूछना चाहता हूं मालूम है? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बताइए इसके अंडर एरिया कितना होगा, ठीक है। किसके अंडर? इसके अंडर। मतलब मैं क्या पूछना चाहता हूं
कि ये जो लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन के अंदर ये जो एरिया है ये पूछना चाहता हूँ कि ये एरिया कितना है, तब ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, ये आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद कर लेना है, ये आपको याद कर लेना है कि मैं इस एरिया के बारे में पूछ रहा हूं। तो अगर आपको ये एरिया निकालना है तो बच्चों एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये ध्यान में रखो, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या मिल जाएगा आपको, एक काम कीजिए आप लोग n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पे मार दीजिए, बहुत सारी स्ट्रिप्स खींचिए एकदम लंबी 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 लंबी। अब ये जो एक स्ट्रिप है ना, इस एक स्ट्रिप को मैं जरा बाहर निकालू, कौन सी वाली को निकालो, चलिए इसको निकाल देता हूं और ध्यान दीजिए, इस स्ट्रिप को मैंने जरा बाहर निकाला, जूम किया, ठीक है, थोड़ा तो ये नहीं हो रहा बच्चों, अगर ये एकदम स्ट्रेट होंगी तो ये कैसी होंगी मेरे प्यारे भाइयों, ये होंगी एक स्ट्रेट लाइन के बराबर, या फिर एक काम करते हैं ना, काम करते हैं थोड़ा सा बना ही लेते हैं, चलिए थोड़ा आपके लिए मेहनत किए ही देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा बाउंस ना जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे लिया, ठीक है, फिर एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ, मतलब वो n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ही है बट अब मैं उनको रेक्टेंगल समझ रहा हूँ, ठीक है, और ये छोटा सा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया। अब ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर कि मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लेते जाऊंगा, लेकिन वो लाइंस पतली होंगे तो बीच में ये छोटे एरिया नहीं बचने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो बच्चों कि अगर इसकी लेंथ y होगी तो ये छोटी की लेंथ क्या होगी, dx होगी, इसको मैं y1 बोल सकता हूँ, ऐसे लेंथ क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है टोटल, तो टोटल एरिया को मैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर चुका हूँ छोटे छोटे, जिसका ये तो सेम है क्या, जिसका ब्रेड तो dx है बट लेंथ क्या हो रहा है बच्चों, लेंथ इसका चेंज हो रहा है, y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स, और मुझे नहीं पता कि स्ट्रिप्स कितनी है, तो yn इंटू डी एक्स, समझ गए, यही होता है। तो ये सबको मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ बच्चों, y इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। और आप ये भी समझ सकते हो कि बच्चों ये क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन होता है y इंटू डी एक्स टोटल एरिया अंडर दी कर्व, समझ गए। अगर स्लोप बात हो तो dy बाय डी एक्स, और अगर एरिया हो तो y इंटू डी एक्स, बस इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आइए बच्चों, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको मैंने जो भी बातें बताई हैं, आज मैंने बहुत बेसिक बातें बताई हैं आपको, कल से हमारा स्टार्ट होगा बच्चों इंडिकेटर डायग्राम, मेरे प्यारे भाइयों बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से एकदम ऊपर तक जाना चाहते हैं इस चैप्टर में बच्चों, तो बने रहना कि आपको मैं आपके टेक्स्ट बुक से ज्यादा ही कंटेंट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।